बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करवाऊँ ताकि फिर हम प्रोग्राम का आगाज़ कर लें। शेख रोहेल असगर साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और शैला रज़ा साहब मौजूद हैं। और शैला आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, हमेशा की तरह बड़ी मेहरबानी आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले शेख रोहेल असगर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करने के लिए 9 दिन की मोहलत, ये खबर चली है आज, और अदालत के अंदर जो कुछ हुआ उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लियरली ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आकर अपना केस जो है उसका सामना करना पड़ेगा। सर वापस आ रहे हैं मियां साहब, वापस आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आपको खान साहब एक बड़ी कैटेगोरिकली बात बता दूं। मैं ना तो पेशे के लिहाज से वकील हूँ और ना ही मैंने LLB की किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, मैं आप जैसे ज़ीरक लोगों से, समझदार लोगों से कुछ बातें सीख लेता हूँ, कभी कभी दिमाग में रह जाती हैं। पहली बात तो ये है कि ये अदालत का फैसला है। अदालत ने फैसला किया, अब अदालत ने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। मेरे ख्याल में शायद ना आप उस पर आरा दे सकते हैं, ना मैं को अपनी लबकुशाई कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में हमें बड़ा मुहतात होकर इस इश्क पे बात करनी चाहिए। अब मियाँ साहब को जो इजाज़त दी गई थी अपने मेडिकल ग्राउंड्स पे, वो गालबन लाहौर हाई कोर्ट का एक डिविजनल बेंच था। अब उस डिविजनल बेंच के उस अहकामात की क्या हैसियत है, या उस डिविजनल बेंच के जो अहकामात थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल आउट करता है, या फिर डिवीजन बेंच के वो जो अहकामात थे वो अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं। अब ये सारी बातों का जवाब तो मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसा वकील जिसका कोई किसी के साथ दिलचस्पी ना हो, कहीं उसकी ज़हनी तौर पे आहंगी ना हो, वो आपको बहुत अच्छी तरह ये जवाब दे। बहरहाल मैंने बड़ी मुख्तार तरीके से आपको एक बात कह दी अपनी जो मैं समझ गया हूँ सर। ख्वाजा हारिस साहब भी आज ख्वाजा हारिस साहब भी मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को आप डिसाइड करने दें और वो मामला वहीं पे रहने दें मियां नवाज शरीफ साहब की वापस आने के हवाले से, उनके बाहर जाने के हवाले से। तो उस पे अदालत ने उनकी राय से अदालत ने, इस्लामाबाद ने इत्तेफाक नहीं किया इधर वाले केस में। अच्छा, मैं एक चीज और सर, जो आप किसी भी यहाँ पे एक गिरा लगा कानूनी माहिर से अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ साहब अपनी बाकी सारी जिंदगी पाकिस्तान तशरीफ ना भी लाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कानूनी नुक्ता है। मैं जो गुजारिश करने जा रहा था ना खान साहब, वो मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने अपनी एक सोच आप तक पहुंचाई है। ज़रूरी नहीं है कि आप या आपके सुनने वाले या आपके देखने वाले मेरी उस बात से इत्तफाक करें। मैंने तो एक अपनी बात आपसे इसकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे इत्तफाक नहीं किया। अब देखना यह है कि ख्वाजा हारिस साहब इसी बात को लेके जब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएंगे या हाई कोर्ट के उस डिवीजनल बेंच के सामने जब अपनी वो रखेंगे, तो फिर देखना पड़ेगा कि लाहौर हाई कोर्ट जो डिवीजनल बेंच है वो क्या उस पर अपनी राय देता है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक मेरा कुछ कहना, आपका कुछ समझना या किसी और का कुछ कहना कोई मायने नहीं रखता, जब तक कि वो डिवीजनल बेंच जिसने ये फैसला किया था वो या तो अपना फैसला वापस लें और या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब को इस बात पे कायल करेंगे अपने फैसले में कि आपका ये जुरिसडिक्शन नहीं है कि आप डिवीजनल बेंच के किसी फैसले को ओवर रूल कर दें। ये मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने किसी किस्म की कोई किसी किस्म की हद तक इज्जत नहीं की। सर देखिए, वहाँ पे भी एक डिविजनल बेंच है, 2 जज साहिबान मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, और यहाँ पे भी इसी तरह के एक बेंच का फैसला था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अपील की है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे गलत सज़ा दी गई है, मेरी सज़ा नहीं बनती, मुझे गलत सज़ा दी गई है, ना अहल भी गलत किया गया। नवाज शरीफ साहब ने यह अपील की है, मरियम नवाज साहिबा ने भी ये अपील की है, नैब ने भी उनके खिलाफ अपीलें की हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मामला यह है कि चले अदालती मामला तो आप छोड़ दें,
आज वफाक के जो वकील थे उन्होंने वहां पे मौक़िफ़ देना था मियां साहब की सेहत के हवाले से और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा लगता है तैयारी के साथ नहीं आए, या कोई स्ट्रेटेजी थी आपकी कि आप कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। आज क्या चल रहा है सर, आप क्या देख रहे हैं इस इशू में? ब्रदर मोहतरम, मैं इस वाले मामले में और हमारे हुकूमत के वकील का क्या स्टैंस है उसके बारे में मुझे पूरी मालूमात तो है नहीं। ख़बरों के ज़रिए ले लें, मैं भी आज कराची की जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर टीवी देखना हमें कम नसीब होता है और सुबह को अखबार पढ़ लेते हैं। कल अखबार पढ़ेंगे तो शायद आपके सवाल का जवाब दे सकूं, लेकिन मैं अपनी ज़मीर की आवाज़, पब्लिक परसेप्शन की बात तो ज़रूर कर सकता हूं। जितनी भी ख़बरें सुनी, जो कुछ भी रोज़ असगर साहब कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हर पाकिस्तानी जब नवाज़ शरीफ साहब की प्लेटलेट काउंट्स उतनी कम हो रही थी परेशान था कि नवाज़ शरीफ साहब को शायद ज़िंदगी को ख़तरा है। और ये जब बहस होती थी किसी भी जगह के ऊपर कि उनको बाहर जाने दिया जाए ना जाने दिया जाए, तो उसमें ज़्यादातर लोग ये कहते थे कि इंसान की ज़िंदगी के साथ ना खेला जाए और उन्हें बाहर जाने दिया जाए। एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक परसेप्शन बना था उस वक्त। आज वो पब्लिक परसेप्शन जो है पेंडुलम दूसरी तरफ स्विंग कर चुका है और लोग जब वो तस्वीर देखते हैं और ये देखते हैं कि इतने अरसे जाने के बाद कोई ऐसा इलाज भी नहीं हुआ, कोई सर्जरी भी नहीं हुई, कोई क्रिटिकल इलनेस के अलार्म्स भी नहीं बजे, वो जो हर 2 घंटे बाद रिपोर्टें आती थीं वो आनी भी बंद हो गई, तो लोगों को ये कुछ एहसास हुआ कि दाल में कुछ काला है। कितना काला है ये तो वक्त और तारीख में जब भी इंकशाफ होगा पता चलेगा, सच सामने आ जाएगा। माजी में भी इन्हीं साहब के हैसियत से हमने कुछ ना कुछ चीज़ें देखी। कतरी ख़त तारीख में कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ वो सब पता है और आज के प्रोग्राम में दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। सऊदी अरेबिया जाने पे जो बयान था वो भी सबको मालूम है। तो कुछ रिकॉर्ड होता है। हमने तो ये सीखा था कि रिसालत के ऐलान से पहले ये मनवाया गया था कि मैं सादिक हूँ या अमीन हूँ, और लोगों से पूछा था कि अगर मैं कहूँ कि फ़ौज पहाड़ के पीछे तो तुम मानोगे कि नहीं। जब उन्हें कहा मानोगे तो उसके बाद उन्होंने अपनी रसालत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रसालत का ऐलान किया था। तो सादिक और अमीन क़यादत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये सदाकत और अमानत कहाँ कहाँ दिखाएंगे नवाज़ शरीफ साहब, ये मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ, उनकी पार्टी पे छोड़ देता हूँ। हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ वैसे भी होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी पार्टी में भी जो अच्छे समझदार लोग हैं, मैं एक चीज सर, मुझे एक चीज, मेरी एक रिक्वेस्ट सर, एक रिक्वेस्ट सर, मुझे ये बताइए, क्या आपकी हुकूमत के पास नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे तो हर 2 घंटे के बाद उनकी एक रिपोर्ट आती थी या चंद घंटे के बाद एक रिपोर्ट आती थी जिसमें लिखा होता था कि उनके इतने हज़ार प्लेटलेट्स रह गए हैं? जब वो लंदन पहुंचते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं, तो उसके बाद उनके इनिशियली टेस्ट किए जाते हैं। क्या आपकी हुकूमत ने वो रिपोर्टें देखी हैं कि उस दिन पाकिस्तान से जाते हुए उनके प्लेटलेट्स कितने थे और वहां पहुंचने के बाद कितने थे? आपको ये पता है इस बात का? आपने देखा है सर? आपकी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं थी? मैं समझता हूं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस लेवल पे ऑन दिस सब्जेक्ट सवाल जो उठते हैं वो जायज़ उठते हैं, वो नाजायज़ सवाल नहीं है और इसका फॉलो अप पुअर है। और मैं समझता हूँ डिसीजन मेकिंग भी जो थी उसमें कुछ तो रह गए थे, जिसके ऊपर वो लास्ट मोमेंट जो गारंटीज़ लेने की बात हो रही थी वो कहीं पहले होनी चाहिए थी। और जो जिसका किरदार है, मैं उम्मीद करूँगा कि उस पूरी इस एपिसोड का हशर रहमान रिपोर्ट वाला ना हो। और जिस ट्रांसपेरेंसी में इमरान खान साहब यकीन रखते हैं, 25 साल गुजरने से पहले, जबकि तमाम चीज़ें फिर डिस्क्लोज कानूनी तौर पे करने में कोई मसला नहीं होता, अगले साल भर के अंदर कुछ ना कुछ इस चीज़ के ऊपर ऐसी रोशनी डाली जाए कि पूरे मुल्क को पता चल जाए कि किसका क्या किरदार रहा इस पूरे हादसे में, सानिया में, वाक़ये में। सर अगर भी आप उसको अगर जो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मौजूद है, कहीं ना कहीं सुखम भी है,
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई। जी आप फरमा दें सर, फरमा दें क्या कह रहे हैं शेख साहब? मैं ये गुजारिश करने जा रहा था कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाने का कायल नहीं हूँ और ना ही मेरी ये शिष्ट में शामिल है, लेकिन मुझे एक बात मैं सुन रहा था, बड़ी मुझे बातें खूबसूरत नज़र आ रही थी, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि उस रिपोर्ट पे एक ऐसा शख्स जो शौकत खानम हॉस्पिटल का चीफ एग्जेक्टिव था, उसके भी दस्तखत थे और उसको तो अब माशाल्लाह नहीं सर, आर यू श्योर के सर दस्तखत थे उनके? आर यू श्योर? जी सर, ही वाज ऑन द बोर्ड सर। आर यू श्योर? क्योंकि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर फैसल ने ये कहा है कि मुझे नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें मैंने नहीं देखी और मैं ना रिपोर्टें देखने गया था, मैं इमरान खान साहब के बिहाफ पे नवाज शरीफ साहब की सेहत पूछने गया था, वो ये कहते हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि रिपोर्ट के ऊपर डॉक्टर साहब के दस्तखत मौजूद हैं। देखें मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ, बाकायदा उस जो एक बोर्ड बना था, उस बोर्ड का वो हिस्सा बने थे जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स शामिल थे जिन्होंने ये सारा कुछ देखा, ज़रा परखा। ये बात आप ज़रा ज़हन में रखें और इस चीज़ को इसको कंफर्म कर देते हैं सर। इसको मैं अगली ब्रेक में आपको कंफर्म कर दूंगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। मैं शैला रज़ा साहबा, मुझे क्विकली आप ये बता, मियां नवाज शरीफ साहब के जिन प्लेटलेट्स पे पूरी कौम परेशान थी, वो लंदन के एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो उनकी पहली रिपोर्ट बनाई गई, तब से लेकर अब तक वो प्लेटलेट्स हमारे साथ शेयर नहीं किए गए। कौम के साथ ज्यादती नहीं की सर? अगर इन्होंने भेज के आपको लगता है ज्यादती की है तो रिपोर्टें ना बता के पीएमएलएन ने भी तो दिल दुखाया कारकुनों का। कारकुन इसका जवाब पिछली पेशी पर और आज आकर दे चुके हैं कि उनका दिल कितना दुखा हुआ है, और हुकूमत की रुकावटें इस बात का जवाब दे चुकी हैं कि अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। आप ये रुकावटें उनके जाने में डालते हैं। आपकी हर डॉक्टर जो थे वो आके बता रहे थे, आपके ख्याल में ठीक जाने दिया? यहाँ तक कि मैं समझती हूँ कि जब मैं वहाँ नहीं थी और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कहती हैं, मेरे वहाँ होने से भी क्या फ़र्क पड़ता है, डॉक्टर होता है। ये कहना कि फलां डॉक्टर, उनका डॉक्टर, इनका डॉक्टर, ये बहुत गलत बात है। डॉक्टर का अपनी एक कमिटमेंट होती है। इन्होंने, यास्मीन राशिद साहिबा भी वहाँ थी और फिर फैसल साहब का भी जैसे कि जिक्र हुआ कि वो भी आए, और मुझे नहीं मालूम, वो मेरे हिसाब में जो मैंने अब तक मेरी मालूमात है, हो सकता है गलत हो, लेकिन वो बोर्ड में थे और शायद लीड भी कर रहे थे, जो भी है। तो बहरहाल वो उनको जाने दिया हुकूमत ने। उनके जाते ही इमरान साहब, शैलापा वो डॉक्टरों पे शक नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल शैलापा एक सेकंड, टेक्निकली जरा चीज आप समझ लें। वो डॉक्टर पे शक नहीं कर रहे, वो लेबॉर्ट्री पे शक कर रहे हैं कि लेबॉर्ट्री में 2 नंबरी करके डॉक्टरों को भी धोखा दिया गया है। चले धोखा हो गया, अगर तो ये धोखा नहीं था तो बरतानवी लेबॉर्ट्री की में भी बरतानवी लेबॉर्ट्री की देखिए जिम्मेदारी तो हुकूमत पंजाब की है। मैं नहीं उससे मैं आपकी बात मानता हूं, पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बरतानिया मियां साहब गए हैं, वहां पे उनके प्लेटलेट्स कितने थे, वो रिपोर्ट आज तक हमारे साथ शेयर क्यों नहीं की गई? ये सवाल पूछना गलत है? अच्छा देखिए, जब गए थे तो ये बात कोर्ट ने की थी कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इनके रिपोर्ट्स जो हैं वो लेकर प्रॉपर कोर्ट से शेयर की जाए। ठीक है, आज भी कोर्ट ने उनकी ज़मानत नहीं ख़त्म की। सवाल ये है कि हुकूमत ने कितनी दफ़ा PMLN के ज़िम्मेदारान से जो वहाँ पर हैं उनसे रिपोर्ट मांगी और आज उस रिपोर्ट के जवाब में क्या जमा कराया। अगर हुकूमत ने मांगी ही नहीं तो फिर तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ आखिरी रिपोर्ट जो जमा करवाई है वो 26 जून की करवाई है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा को रुस्वा कर रहे हैं, 26 जून की रिपोर्ट जमा कराई है, बातें की गई हैं। तो अब रिपोर्ट जमा कराई है जो भी, तो इमरान साहब असल में हर 15 दिन पे रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी खुद नवाज शरीफ की थी फैसले के मुताबिक। लेकिन उनसे रिपोर्ट कोई तो तलब करेगा ना, कोई तो रिसीव करेगा ना। नहीं, तो अच्छा वो बता रहे थे, लंदन हाई कमीशन वाले बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि हम जब राब्ता करते हैं हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे मियां नवाज शरीफ साहब, हम उनसे रिपोर्ट्स मांगते हैं वो नहीं देते हैं। नाउ व्हाट, अब क्या करें? अब ये तो सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये तो सारे कोर्ट में होंगे और कोर्ट ये डिसाइड करेगी 26 को शाला ये पूछ रही 26 को रिपोर्ट कहां जमा करवाई है और किसने जमा करवाई? 26 ये जो अब अदालत में रिपोर्ट जमा कराई है नवाज शरीफ साहब के वकील ने, वो रिपोर्ट 26 जून की है। उसके बाद की कोई लेटेस्ट रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो मेडिकल की उन्होंने जमा करवाई हो। नंबर 1। नंबर 2 सर, नंबर 2 सर किसके पास जमा करवाई थी सर? मैं
सर 26 जून की मेडिकल रिपोर्ट को इस वक्त अदालत में जमा करवाया। जमा करवाई थी यार? हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर, इस्लामाबाद। ये आप जरा लाहौर हाई कोर्ट में चेक कीजिए, वहां पे जमा होती रही है रिपोर्ट। अच्छा, मेरी एक और गुजारिश, शेख रोयल असगर साहब, क्या आप जानते हैं कि लंदन एयरपोर्ट पे उतरने के बाद नवाज शरीफ साहब का जो पहला ब्लड टेस्ट हुआ उसमें उनका प्लेटलेट कितना आया था, क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं गया ही नहीं, मेरी कोई नजर नहीं है उसमें। आपकी पार्टी में कोई जानता है कितना आया था? कोई आपकी पूरी पार्टी में कोई जानता है कितना आया था? आप गलत सवाल गलत इंसान से पूछ रहे हैं कि मतलब ये तो वही बता सकता है जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट को चेक कर रहा है। आप मेरे साथ तो नहीं। मैं आपको इतना बता देता हूं, पाकिस्तान से फ्लाई करते वक्त नवाज शरीफ साहब की जो आखिरी रिपोर्ट थी वो, और बरतानिया में उतरने के बाद उनकी जो पहली रिपोर्ट थी वो, ये दोनों रिपोर्टें अगर पीएमएलएन से गुजारिश की जाए सामने रख दें तो जमीन आसमान का फर्क वो खुद ही देख लेंगे। ये मैं अपने सोर्सेज से आपको कंफर्म कर रहा हूं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आगे फिर बात करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आप जी सुना दें शेख साहब क्या कह रहे हैं, सुना दें पहले। जैसा मर्जी बोल दे शेख साहब, रिपोर्ट तो आपके पास है, दिखा दें। देखिए बरतानिया में तो 2 नंबर रिपोर्ट नहीं बन सकती ना। आप रिपोर्ट, आपकी जुबान है, आपके अल्फाज सर देखें, सर रिपोर्ट आपके पास है, आप लाके मुझे झूठा साबित कर दें। नहीं, मुझे क्या जरूरत है आपको सच्चा साबित करने की और झूठा साबित? नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मैं वो शेयर कर रहा हूं। मुझे अगर आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है, अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो बड़ा आसान है, आपको रिपोर्ट पब्लिक कर दें। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये मुझे आज तक इस इबहाम की समझ नहीं आई कि आप छुपते भी हैं, सामने आते भी नहीं हैं। भाई आप बताएं तो सही, आपकी लेबॉर्ट्रियां, आपके डॉक्टर्स, आपके बोर्ड, आपके चेक करने वाले, भाई या तो बताएं आप है क्या? बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत ठीक बात है। यही तो सवाल हम पूछते हैं, कि यहां पे जिस आदमी का प्लेटलेट चंद हजार पे था, वो चंद लाख पे कैसा चला गया बरतानिया पहुंचने के बाद? ये जमीन आसमान का फर्क कैसे पड़ गया? मैं आपको कह रहा हूं, पीएमएलएन ने अगर चैलेंज करना है या शरीफ खानदान ने खुद भी करना है, तो नवाज शरीफ साहब जब बरतानवी एयरपोर्ट पे उतरे थे उसके बाद जो उनका पहला ब्लड टेस्ट हुआ था उसके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कर लें, और इनके पास वो है। और बरतानिया की जाली रिपोर्ट तो पेश की नहीं जा सकती, ये भी सारी दुनिया जानती है। ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक से पहले जरा ये सुन लें कि पीटीआई ने जो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है कि कैसे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे, उसके बारे में इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी क्या फरमा रहे हैं, ये सुने आप। सुनाए जी। एक केमिकल होता है EDTA, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं, और उसका मकसद होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो जब तक वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट हो। उस EDTA की अगर मुकदार ज्यादा कर दी जाए और ब्लड की मुकदार कम कर दी जाए जब सैंपल लें, तो रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के दूसरे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स की तादाद अगर किसी के अंदर 2.5 लाख है तो 8 से 10 हजार के करीब आ जाती है। ये वो गेम की गई, ये पंजाब गवर्नमेंट को अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये वो धोखा, क्योंकि पुराने ठग हैं ये लोग, तो पुराने चोर हैं, इनको पुराने तरीके आते हैं ये तमाम चोरियां करने की। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं जरा एक और इशू है उसके ऊपर बात करनी मुझे आज प्रोग्राम में। सैयदा शैला रज़ा साहबा से शुरू करते हैं। शैला आपा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं कराची, तो अब तो आप लोगों को काफ़ी यानी इससे फ़र्क पड़ेगा उनके आने से? कोई उम्मीदें आपने क्या बांधी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि कराची में 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इतनी बारिश हुई है कि परवाज़ें नहीं उड़ सकीं। थद्दू और हब डैम जो हैं वो ओवरफ्लो कर गए, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान के पहाड़ों से भी पानी आया। तो इस सारी सूरत हाल में एक संजीदा मामला है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सवात में भी देख रहे हैं। पंजाब में आधे घंटे की बारिश में भाटी गेट तक पहुंचना मुश्किल हो गया, चित्राल में, हर जगह। तो कराची वालों के लिए तो ये बिल्कुल ही एक नया उफ्ताद थी कि इतनी बारिश हो के बारिश के पानी से सैलाब आ गया, तो अच्छी बात है। और वैसे भी कराची में तमाम सूबों की एक खासी तादाद लोगों की है, और इस हिसाब से कराची के लिए ख़ास तवज्जो हर हुकूमत को और हर सूबे को करनी चाहिए। जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, इसमें कितना सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करने के लिए आप लोग ज़हनी तौर पे और फिज़िकली तैयार हैं, और
क्या अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन के साथ दोनों पार्टीज मिलकर कराची के लिए काम कर रही हो? और ये जो एक कुछ लोगों की इसमें दो राय है, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि आफत इतनी बड़ी है कि आप ये नहीं कह सकते कि कुछ तैयारी नहीं की गई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दो चीजें मिलकर इतना बड़ा हो गया, एक तो ये ऑर्गेनाइज नहीं था और मुजरिमाना गफलत की गई काम करने में, और उसके बाद ये हैवी बारिशें, तो ये दोनों चीजों तो ऑर्गेनाइज था, डीएचए तो ऑर्गेनाइज था। नहीं, किसने कहा आपको? हु सेड? ये आपका स्टेटमेंट है कि डीएचए ऑर्गेनाइज था, आपका स्टेटमेंट है, मैंने इससे पहले नहीं सुना किसी से। सुना तो यही है। इमरान भाई, डीएचए वाले सर पकड़ पकड़ के रो रहे हैं बेचारे। चला आपकी जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब फरमाइए। अच्छा देखिए मेरे लिहाज से यहां दो इश्यूज को सेपरेट कर लें तो बहुत बेहतर है। बारिश और कराची के हालात। बारिश को माइनस भी कर दें, बारिश हुई नहीं तो क्या कराची के हालात अच्छे थे या बुरे थे? पहले इसका फैसला कर लिया जाए। कराची के हालात बुरे थे विद और विदाउट बारिश, बगैर पानी आए हुए। कराची में बसें नहीं हैं, कराची की सड़कों का हाल बदहाल है, कराची में कूड़ा नहीं उठता था, कराची में कोई मास ट्रांजिट नहीं है, कराची की कोई स्टॉर्म वाटर और ड्रेनेज सिस्टम सेपरेट नहीं है, कराची के सीवरेज का पानी बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में डाला जाता था। ये सब कराची की हकीकतें हैं और कराची में बदस्तूर इख्तियारात की जंग लड़ी जा रही थी मेयर और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दरमियान, और जो 2013 का कानून है उसको खुद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानती है कि इस कानून में बेहतरी आनी चाहिए। अवश्य वो उतनी बेहतरी की बात नहीं करेंगे जब इतनी बेहतरी की बात पीटीआई और पीटीआई ने जो बिल सबमिट किया उसमें की गई है। कराची के अंदर जितनी फ्रेगमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, दुनिया में कोई मॉडल नहीं दिखाया जा सकता इस तरीके से किसी इतने बड़े शहर के चलाने का। चैलेंज के साथ कह रहा हूं पीएमएलएन वालों को भी, पीपीपी वालों को, जो सुन रहा है कि दुनिया में 2 करोड़ की आबादी का कोई ये मॉडल दिखा दें कि सॉलिड वेस्ट एक इदारे के पास, वाटर सीवरेज दूसरे इदारे के पास, बिल्डिंग कंट्रोल तीसरे इदारे के पास, ट्रैफिक का निज़ाम चौथे इदारे के पास, मास ट्रांजिट 5वें इदारे के पास। मकसद सिर्फ डेवलपमेंट की जिस शहर के अंदर 3 एजेंसियां हो, केडीए, एमडीए, एलडीए, और खुद जब एक एडवाइजर कहता है कि जितने ज्यादा लोग भर्ती किए गए हैं इन इदारों में उनको निकालना हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है, इसीलिए डेवलपमेंट के लिए तो पैसे बचते ही नहीं है, सारा करंट एक्सपेंडिचर। कोई ऐसा मॉडल है आपके पास जो आप दिखा पाएं? ना रिपेयर होती है ना मेंटेनेंस होती है। तो अब जो भी पैकेज लाएंगे, सबसे पहले तो मैं समझता हूं जो प्राइम मिनिस्टर साहब को पैकेज देना चाहिए वो इस शहर की इंस्टीट्यूशंस को बनाने पे और कैपेसिटी बिल्डिंग पे करना चाहिए। जब तक ये काम नहीं होगा, आप कितने पैसे भी दे दें, किसी को भी दे दें, जब उनके पास कैपेसिटी नहीं होगी उनको खर्च करने की सही तरीके से, ये पैसा फिर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं शेख साहब आपसे अपोजिशन की जो तैयारी है उस पर एपीसी के बारे में मैं बात करता हूं, लेकिन पहले शैलापा आप जरा दे दें, जब आपको ये ऐसा बनाया इंस्टीट्यूशन, कोई चीज आपने ऐसी की जिसको आप आज फख्र से कहें कि कराची के लिए हमने ये किया? पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि सॉलिड वेस्ट कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 2 की जिम्मेदारी है उनके पास। दूसरी मैं आपको ये बता दूं कि 15.5 अरब रुपए एडीपी कीमत में दिए गए हैं और पिछले साल इसकी गवाही के 16.5 अरब रुपए फैसल वाडा ने भी दी थी और 5 साल में 70 अरब रुपए एडीपी कीमत में दिए गए हैं। कल मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने वो पूरा स्टेटमेंट भी जो है वो शाया किया था कि वो देखें किस किस महीने में कितने पैसे गए। सेकंड ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता अगर पाकिस्तान में सूबा सिंध के किस और सारे सूबों में पीटीआई एक बहुत अच्छा बल्दियाती सेटअप चला रही होती और नजर आता, वो हमें कहीं नजर नहीं आता। पंजाब में तो है ही नहीं, बल्कि जो थे उनको इन्होंने फारिग कर दिया, घर बिठा दिया। हम तो ये एडमिट कर रहे हैं कि हमने बल्दियाती इदारों को पैसे भी दिए, उसके बावजूद खुद काम किया, चाहे नालों का हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, रोड, और इसके साथ साथ हमने उन्हें डिसॉल्व भी नहीं किया। और हम ये भी एडमिट कर रहे हैं कि हमारा जो ये एक्ट था,
हर एक्ट में रिफॉर्म्स की गुंजाइश होती है और हम इसको रिफॉर्म्स करेंगे, सिर्फ हम नहीं करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे और अच्छा एक बनाएंगे जमाती तरीके से। ठीक है, आपको लगता है कि पहले जो बना है उसमें गुंजाइश मौजूद है? हमने बड़े एक जुमला मेरा भी ले लीजिए। जी फरमा दीजिए सर। वैसे पंजाब में आपने नुमाइंदे फारग कर दिए बल्दियाती। फॉर डिसॉल्विंग ऑफ द लोकल बॉडीज केपी के अंदर केपी का निज़ाम निस्बतन बाकी सूबों से बेहतर माना जाता था। ये चीज़ केपी के देहाती इलाकों के अंदर जो बेहतरी नज़र आई है उससे खुद गेज किया जा सकता है। चलें, मैं शेख साहब के पास जा रहा हूं मैं, और शेख साहब से सवाल मेरा बड़ा सादा। नदी नाले आज वहाँ ऐसे होते हैं। अच्छा, मैं शेख साहब से एक सादा सवाल शेख साहब, मुझे ये बताएं कि ये क्या आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है जब अपोजिशन इकट्ठी होकर एक तगड़ी तहरीक चला सकती है? आप बड़े पुराने सियासतदान हैं, आपने बहुत सारी तहरीकों में हिस्सा लिया है, आप फील कर रहे हैं कि वो वक्त आ गया है जब इकट्ठी हो जाए अपोजिशन और अब तहरीक चला दे गवर्नमेंट के खिलाफ फाइनल किस्म की? खान साहब, वक्त कभी भी हो सकता है, वक्त का इंतज़ार थोड़ी को करता है। असल पे मैं आपको गुजारिश करूं, अब जहाँ पे जिस पे ये एक लिबर्टी कह लीजिए या एक जो इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने इंतहाई तकलीफ़ें उठाई, हत्ता कि चेयरपर्सन खुदा उनको खुदी की रहमत करे, उनकी जान भी गई, सिर्फ किस लिए कि डेमोक्रेसी किस तरह रिवाइव हो जाए इस मुल्क में। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी साथ के मुताबिक बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई, बहुत सारे अदवार देखे, बाहर जाना पड़ा, वापस आए, अपनी ज़ौजा जिनके साथ इतनी बड़ी रफ़ाकत थी उनको खोया, फिर वापस आ गए, यहाँ पे वापस आके चले गए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आप अगर तहरीक चलाते हैं और खुदा न खास्ता उस तहरीक के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि आपका ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो क्लैप्स कर जाता है, तो मेरे ख्याल में तारीख फिर आपकी सियासी जमातों को कभी माफ़ नहीं करेगी। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी है आपकी अपोजिशन के ऊपर। और अपोजिशन मेरे अपने ख्याल में, मेरे अंदाजे में, कि बहुत सारे अपोजिशन के जो लीडरान हैं वो इस बात को बड़ा सीरियसली टेक ओवर करते हैं। फजलुर रहमान साहब फिर ना ही समझें इसका मतलब है ना। आपने देखा, देखें इमरान, आपने देखा ना, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी छोटी बहन ने क्या अल्लाह ने ये बात की कि अभी आपने देखा जब मरियम बेटी गई नैब के लाहौर के ऑफिस में, लोगों ने उसका साथ दिया। आज सारी तकलीफ़ों के बावजूद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई तो लोग उसके लिए आए। तो इसका मतलब है कि अगर तहरीक चलानी हो या तहरीक का आगाज़ करना हो या लोगों से तहरीक में शामिल होना हो, तो मेरे ख्याल में फिर कोई चीज़ माने नहीं होती, एक बात। और दूसरी बात देखें, मैं आपको गुजारिश करूं कि शेख साहब ब्रेक के बाद कर लें बाकी बात। आप ब्रेक के बाद बाकी बात कर लें, अगर एक ब्रेक ले लें क्विकली, सारे फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख साहब, आप तहरीक पे बात कर रहे थे, बात मुकम्मल कर लें क्विकली सर। जी, मैं उसमें गुजारिश ये कर रहा था कि जिस वक्त आप तहरीक चलाते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं। लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो वो इसीलिए इकट्ठे होते हैं ना कि ये एक जो सिलसिला है वो काबिल कबूल नहीं है। और जब लोग इकट्ठे होते हैं इमरान, तो फिर एक चिंगारी दिखाने वाली बात होती है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं और ज़्यादा तादाद में अगर होंगे तो मेरे ख्याल में फिर वो आप संभाल नहीं सकेंगे। क्राउड मेंटालिटी आगे आ जाती है, आग लगेगी, जो तूफान आएगा, जो उस पर भगदड़ मचेगी, वो फिर ना आपके पास में होगी ना मेरे पास में। क्यों? इसलिए कि इस मुल्क का कोई भले जैसे मर्जी तस्वीर को पेंट करे, मैं उसको रोक तो नहीं सकता, मैं उसकी जुबान को पकड़ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन ये बात है, हकीकत है। ना सर, समझ आ गई सर। बच्चा बल्कि आप ज्यादा समझते हैं कि इस मुल्क का बच्चा जो है इस वक्त ज्वालामुखी बना हुआ है, और ये तो ऐसी एक चिंगारी दिखाने। ठीक है शेख साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मेरा वक्त खत्म हो गया कि आप चिंगारी नहीं दिखानी हुकूमत और अपोजिशन। हुकूमत के लिए इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है कि इतनी समझदार और इतनी अच्छी उनके पास अपोजिशन है कि जो उनको और सिस्टम को बचाने के लिए, कम से कम सिस्टम को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।